हेलो हेलो एवरीबॉडी, स्पेशली स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो है वापस आ गए हैं अपने चैनल के साथ आप लोगों के पास एक तीसरा पार्ट शुरू करने के लिए। और हम लोग पिछले लोगों के लिए बता दें जो लोग हमारे साथ नहीं थे कि हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कर रहे थे और उसका 2 हिस्सा पूरा हो चुका था, जिसमें कि हमने फर्मेंटेशन भी कंप्लीट कर लिया था, ग्लाइकोलिसिस भी कंप्लीट कर लिया था, और एरोबिक रेस्पिरेशन का कुछ हिस्सा जिसमें कि लिंक रिएक्शन होता है वहाँ तक हम पूरा पढ़ चुके थे। उसके आगे हम लोग करने जा रहे हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल जिसको कहते हैं। तो बेसिकली क्या है, एक ओवरव्यू आप लोग ले लो कि पहले सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी खाना हम या प्लांट्स या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाता है तो वो अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होता है उसका ग्लूकोज में। ग्लूकोज जो होता है कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, यही ग्लाइकोलिसिस है, और इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जनरेट होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरा 10 स्टेप का प्रोसेस के साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये जो पायरुविक एसिड बना था वो वहाँ से निकल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, वहाँ पे एक लिंक रिएक्शन होता है जहाँ पे ये पायरुविक एसिड जो है कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में फाइनली जो है जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर और होता है क्रेब्स साइकिल जिसको कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो बेसिकली देखिए आपकी जो बुक में दिया है साइकिल वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में भी या नीट में, वो ये जो डायग्राम आपकी बुक से दिया है इसमें से तो बिल्कुल नहीं आता है। मतलब बहुत ही हल्का सा इसमें एक ओवरव्यू टाइप दिया है, लेकिन इंडिविजुअल रिएक्शंस बहुत क्लैरिटी से नहीं दिए। तो हम चाहते हैं कि आप लोग ये डायग्राम देखिए, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन ये क्रेब्स साइकिल किसके बारे में है। डायग्राम देखिए। तो ये हमने आप लोगों के लिए एक थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन बना रखा है क्रेब्स साइकिल का, और आपको समझाते हैं कि होता क्या है। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से फाइनली हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लिंक रिएक्शन से, मतलब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करता है और ये फर्स्ट सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्ट करता है जो कि है ऑक्सैलो एसीटेट। ये दोनों जुड़ करके क्या करते हैं, इसका जो एक प्रोडक्ट है वो कोएंजाइम ए है वो बाहर की ओर निकलता है, और ये फाइनली बनाते हैं सिट्रेट। ये पहला प्रोडक्ट है सिट्रेट, और एंजाइम का नाम है सिट्रेट सिंथेज। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि सिट्रेट जो है वो अगला सबस्ट्रेट अब अगला प्रोडक्ट बनाता है जिसको कहते हैं सिस एकोनिटेट। तो ये जो साइक्लिक नेचर होता है इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये प्रोडक्ट बना था, अब नेक्स्ट स्टेप में यही सबस्ट्रेट बनेगा। तो जो सबस्ट्रेट होता है वो प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट होता है वो सबस्ट्रेट बनता है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो सिट्रेट जो है सिस एकोनिटेट बनाएगा एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। इसमें डिहाइड्रेशन होगा यानी एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो सिस एकोनिटेट नेक्स्ट स्टेप में फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल लेगा, फिर से एकोनिटेज की प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट बनाएगा। आइसोसिट्रेट से क्या बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट, और यहाँ एंजाइम कौन सी है, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज। डीहाइड्रोजनेज एंजाइम वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे हाइड्रोजन आयंस मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, और उसको एक्सेप्ट कौन करता है, कोई एक्सेप्टर होना चाहिए, जो इस केस में ज़्यादातर NAD होता है, और ये एक्सेप्ट करके NADH+H+ बनाएगा। इसी रिएक्शन में एक पहला मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकलता है। अब दूसरे स्टेप में फिर से अल्फा कीटोग्लूटरेट जो सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट था वो सबस्ट्रेट बनता है, और क्या बना लेता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। कौन सी एंजाइम है, अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजनेज। तो डीहाइड्रोजनेज से आप साफ समझ जाइए कि डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करने वाला फिर से NAD है। NAD ने एक्सेप्ट किया तो क्या बना लिया, NADH+H+, और दूसरा CO2 भी निकला। तो देखिए पूरी की पूरी साइकिल में केवल 2 CO2 निकलते हैं, एक इस स्टेप में निकलता है आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट में, और एक दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। अब हम लोग आ गए हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब ये सबस्ट्रेट बनता है और प्रोडक्ट बनेगा सक्सिनेट। यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज, सिंथेटेज का मतलब वो किसी चीज़ की सिंथेसिस हो रही है, यानी यहाँ पे सिंथेसिस ATP या GTP की होती है। किससे, GDP और PI। इसका मतलब सक्सिनाइल कोएंजाइम एक तरीके से अपना फॉस्फेट देता है GDP को, और ये जो है GTP बना लेता है। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनेट बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अब सक्सिनाइट से फिर फ्यूमरेट बनता है,
और यहाँ एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। देखो फिर से डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फिर से डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो रहा है और उसको एक्सेप्ट यहाँ पे NAD ना करके FAD कर रहा है। ये एक दूसरा को एंजाइम है, एक तो NAD पढ़ा था आप लोगों ने और ये दूसरा FAD है, FADH2 है। यहाँ पे बनाया इसने फ्यूमरेट, यहाँ पे फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्यूमरेट फिर मैलेट बनाएगा और मैलेट डिहाइड्रोजनेज, देखो फिर से डिहाइड्रोजनेज यानी हाइड्रोजन आयंस रिलीज हुए और कौन एक्सेप्ट किया, NAD+ ने एक्सेप्ट करके NADH+H+ बनाया और फिर मैलेट ने ऑक्सैलो एसीटेट बना दिया। तो जहाँ से शुरू किया था वहीं पे ख़त्म हुआ। तो इस पूरे प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि एक इस जगह पे निकला है, डिहाइड्रोजनेशन हुआ है, एक यहाँ हुआ है और एक यहाँ हुआ है और एक यहाँ हुआ है, मतलब कुल मिला के 4 स्टेप में डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। एक हुआ आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट, एक अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम है, एक सक्सिनेट से फ्यूमरेट और एक मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट। तो ये सारे ही स्टेप्स जो है, इन सब स्टेप्स में जो डिहाइड्रोजनेशन होता है तो उसमें ये जो चीज़ें बन रही हैं प्रोडक्ट यानी NADH+H+ और FADH2, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक कैरियर से दूसरे कैरियर को फाइनली देते हुए ऑक्सीजन को देते हैं और बहुत सारा ATP जनरेट करते हैं, जिससे हमको पूरी ATP मिलती है एरोबिक सेल्यूलर रिस्पायरेशन की। और एक खास बात इस साइकिल में ये है कि आप देख रहे हैं कहीं कहीं एरो स्ट्रेट है और कहीं कहीं पे 2 एरो है। जो स्ट्रेट एरो है वो ये बता रहा है कि वो रिएक्शन इरिवर्सिबल है और जो इस तरीके के एरोज दिखा रहे हैं इसका मतलब वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जितने भी इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो क्या बताते हैं कि उनकी फ्री एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा फ्री एनर्जी का मतलब हुआ कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं, खुद ब खुद हो सकते हैं, और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं और इनकी फ्री एनर्जी बहुत ही कम होती है। इसी वजह से अल्टा पल्टी कर लेते हैं, मतलब इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है। तो इस तरीके से फाइनली हमको क्या मिला, हमको यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मिले NADH FADH2 के रूप में, GTP भी मिला, तो हमको एनर्जी थोड़ी सी मिली और बहुत सारे रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स मिले जिससे हमको एनर्जी आगे मिलेगी। ठीक है, तो अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आप लोग सोचते होंगे कि खाने में तो हम बहुत कुछ होता है, हमारे ग्लूकोज भी होता है, प्रोटीन भी खाते हैं, हम दाल चावल रोटी सब्जी दूध पीते हैं, फैट खाते हैं, मतलब बेसिकली जितने भी खाने हैं उसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो ये अभी तो हमने सारा ब्रेकडाउन ग्लूकोज का दिखा, बाकी प्रोटीन और फैट का क्या हुआ। तो होता ये है कि प्रोटीन अल्टीमेटली अमीनो एसिड में टूटती है और बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो हैं वो एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो अमीनो एसिड्स ग्लूकोनियोजेनिक अमीनो एसिड्स कहलाते हैं और वो जब एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होते हैं तो इस तरीके से एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, मतलब प्रोटीन भी एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्म में क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिसिस से होकर के एसिटाइल कोएंजाइम में बनाता है, तब वो एंटर करता है। और फैट का क्या होता है कि फैट का बीटा ऑक्सीडेशन होता है, यानी फैटी एसिड्स टूटते हैं और उसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है, उससे बनता है एसिटाइल कोएंजाइम और इस तरीके से एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। तो फाइनली हर प्रोडक्ट जो भी हम खाते हैं वो एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्म में ही क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। तो यही कुछ चीज़ें जो है, सारी रिएक्शंस इंडिविजुअल जो भी आपको हमने एक्सप्लेन किए हैं, ये आपकी बुक में वर्ड टू वर्ड उसी तरीके से लिखा हुआ है कि कैसे FAD रिड्यूस होता है, FADH2 बनाता है, कैसे NAD रिड्यूस होता है तो NADH+H+ बनाता है, मतलब जब उसने ले लिया तो वो रिड्यूस हो गया प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स जब कोई दे देता है तो वो एक तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब खास बात ये भी है कि इस रिएक्शन में, ओवरऑल रिएक्शन आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसको ध्यान दीजिएगा कि पायरुविक एसिड 4 मॉलिक्यूल NAD+ के, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के होते हैं, फिर FAD और H2O, ADP और PI, ये सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मिलकर क्या बनाती हैं, 3 CO2, 4 NADH, 4 H+, FADH2 और ATP बनाते हैं। तो इस तरीके से ये शॉर्ट समरी है इसकी। तो बुक में आपका उसको भी हम पढ़ देते हैं कि वी हैव टिल नाउ सीन दैट ग्लूकोज हैज बीन ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2 एंड 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH+H+। 8 मॉलिक्यूल्स क्यों निकलते हैं, 2 ऑफ FADH2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के बनते हैं, तो 4 बन रहे हैं NADH, इस तरीके से टोटल 8 NADH के बनते हैं। 2 ऑफ FADH मॉलिक्यूल synthesized besides just 2 molecules of ATP, और सिर्फ डायरेक्ट ATP सिर्फ 2 ही बनती है TCA साइकिल में।
तो तुमको लग रहा होगा कि बाकी की एटीपी कहाँ से आती है, तो वो बताया था ना कि FADH2 और NADH जब अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते हैं तब वो आती है। एक चीज़ और है इसमें मेंशन करने वाली, वो हम आपको बता देते हैं, लिखा हुआ है, इसको आप देखिएगा। इन द रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल सक्सिनाइल कोएंजाइम A इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड अलाउइंग द साइकिल टू कंटिन्यू। ये तो हमने आपको बता ही दिया था। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम A टू सक्सिनिक एसिड एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP, ये भी बताया था कि किस तरीके से GTP किस स्टेप पे बनता है। तो जहां GTP बन रहा है, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस हो चाहे ये क्रेब्स साइकिल हो, उसको यहाँ पे इस तरीके से कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मतलब सबस्ट्रेट को एक तरीके से सबस्ट्रेट देता है फॉस्फेट ग्रुप ADP को या GDP को, तब वो ATP या GTP बनता है। तो सबस्ट्रेट जब एक फॉस्फेट ग्रुप देता है किसको, ADP या GDP को, और तब ATP या GTP बनती है, तो उसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये बड़ा पेट क्वेश्चन है आपके स्कूल के एग्जाम के लिए और वो नीट के लिए भी। In a coupled reaction, GTP is converted to GTP with the simultaneous synthesis of ATP. तो GTP जो होता है GDP को होता है, फिर वो अपना फॉस्फेट जो है सैंपल ADP को दे देता है, जिससे कि वो ATP बन जाती है। तो 3 पॉइंट्स जैसे बताया था, फिर से यहाँ बुक में भी बताया जा रहा है कि देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर NAD+ इज रिड्यूस टू NADH+H+, और एक पॉइंट है जहाँ पे FAD इज रिड्यूस टू FADH2। तो लगातार जो ऑक्सीडेशन होता है एसिटाइल कोएंजाइम A का वाया द TCA साइकिल, इससे लगातार ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मिलता रहना चाहिए, क्योंकि वही पहला सबस्ट्रेट है, फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल। इन एडिशन इट ऑल्सो रिकॉर्ड्स, इसके अलावा NAD+ और FADH+ का भी जनरेशन होना चाहिए। जो ग्लाइकोलिसिस बताया था कि लगातार NAD और FAD अगर FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा या NADH+H+ में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब रिड्यूस्ड फॉर्म में, तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कहाँ जाएगा, इसीलिए इनको खाली होना पड़ता है। खाली होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इनर मेम्ब्रेन में, और इस तरीके से ये खाली हो जाते हैं। तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक बच रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और तो अब आपका टॉपिक बच रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, एम्फीबोलिक पाथवे और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो कुछ 2 टर्न्स और लगेंगे, इनमें हम आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोगों को एक बात रिमाइंड करा दें कि आप लोग कमेंट जरा करिए, तो हमको पता चलेगा कि आपको क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। और एक पॉजिटिव 2 वे रिलेशनशिप इंटरेक्शन रहता है, तो अच्छा लगता है पढ़ाने में भी। हमारे पास कोई भी कमेंट नहीं आ रहा है, कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, तो आप लोग पूछिए। आप लोगों को चाहिए कुछ और इसमें से चीज़ें, किसी भी तरीके का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेरी करिए। पढ़ाने का तरीका कुछ समझ नहीं आ रहा है, ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है, बहुत कम चल रहा है, धीमे चल रहा है, तो वो भी बताइए। तो बताएंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो और दूसरी बात, हो सके तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, आगे शेयर करिए, जिससे कि ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चलते हैं, मिलते हैं दूसरे टर्न पे। ऑल द बेस्ट।